आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की और पुलिस के इम्तिहान की। जी हां, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। मनसे ने जो जारी किया था कि लाउड स्पीकर पर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अगर मस्जिदों से 3 तारीख के बाद अजान दी जाएगी तो अजान दी जाएगी। ऐसी कई तस्वीरें आज देखने को मिली कि सुबह कई MNS के कारकुनों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि मसाजिद के बाहर वो पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा बजाने की उन्होंने कोशिश की, या फिर खवातीन विंग की तरफ से ऐसी कोशिशें की हैं। इस बीच अगर राणा दंपति यानी राणा के जोड़े के हवाले से बातचीत की जाए तो आज हाई कोर्ट की तरफ से, सेशन कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुलिस और इंतजामिया के चैलेंजेस की हम बात करेंगे कि आज लाउड स्पीकर के हवाले से महाराष्ट्र में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जी हां, राणा जोड़े को राहत मिली है, ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, क्योंकि सेशन कोर्ट ने नवनीत राणा, रवि राणा को मशरूत शर्तों के साथ जमानत नाजरीन दी है। अदालत ने केस के सिलसिले में मीडिया से बात ना करने की हिदायत भी इस जोड़े को दी है। दोबारा इस तरह का जुर्म नहीं करने की अदालत ने हिदायत दी है। सबसे अहम बात जो आज मशरूत जमानत देते हुए अदालत ने कही वो ये कि दोबारा इस तरह का जुर्म यानी अपराध करने, यानी अदालत ने ये माना है कि अगर इस तरह की कोशिशें आप करती हैं या करते हैं तो ये एक जुर्म है। तो इस तरह का जुर्म दोबारा अगर आप करते हैं तो एक बार फिर से आपके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, यानी हिदायत भी दी गई है कि इस तरह का जुर्म आप दोबारा ना करें। वकील क्या कुछ कहते हैं, रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे। 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है वो ऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशन जो कैश डिपॉजिट की एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि शाम तक बात। तो ये वकील का रद्देमल आप देख रहे थे। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, शर्तों के साथ राहत मिल गई है राणा दंपति को, राणा जोड़े को। कई शर्तें हैं जिसमें से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की मनाही की गई है। साथ ही कहा गया कि दोबारा आप अगर ऐसा जुर्म ना करें, ना करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कुछ कहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तमाम शर्तें हैं जिसमें सबसे अहम शर्त ये बताई गई है कि मीडिया से या फिर इस मामले से जुड़े किसी भी लोगों से तुम्हें कि इस मामले में बात नहीं करनी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब यहाँ से जमानत पर जब तक आप रहेंगे तब तक आप किसी भी अपराध में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा पाया जाता है तो आपकी जमानत जो है तुरंत रद्द की जाएगी। तीसरा, इन्हें 50-50 हजार के कैश बॉन्ड पे जो है जमानत दी है। और बाकी की जो प्रक्रिया है आज पूरा करने के बाद भाई खल्ला जेल में नवनीत राणा जहाँ बंद है, जब ऑर्डर की कॉपी वहां पहुंचेगी, फिर उन्हें जेल से जो है छोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन देखिए आज 11 दिन के वक्त बीत गए। 11 दिन दोनों जेल में बंद थे और अदालत ने इन सारे शर्तों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को जमानत दी है। बहरहाल अब आगे की प्रोसेस देखना होगा, क्या सरकारी वकील इस मामले को, इस ऑर्डर को लेकर के हाई कोर्ट का रुख करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक पूरा ऑर्डर की कॉपी ना तो सरकारी वकील हाथ लगी और ना ही रिजवान मर्चेंट जो राणा दंपति के वकील है उनके हाथ लगी है। लेकिन बहरहाल जो कंडीशन हमने बताई उन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को जमानत दी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब भी पुलिस इस मामले में जांच करना चाहेगी तो आपको बुलाएगी, तो आपको जांच में जाना होगा, वहां पूरी तरह से सहयोग देना होगा। तो बहुत बड़ी राहत ये राणा जोड़े को है। हालांकि शर्तों के साथ ये राहत मिली है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। अब जमानत देने के बाद उन पे तमाम शर्तें लागू होंगी जो आज अदालत ने उन्हें हिदायत के जरिए दी हैं। अब देखना ये होगा कि इन शर्तों पर किस तरह से ये जोड़ा अमल करते हुए दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रशांत जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। वहीं लगातार हम देख रहे हैं नाजरीन की लाउड स्पीकर मामले पर महाराष्ट्र में घमासान जारी। इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि राणा जोड़े को आज जमानत मिल गई है, जो एक राहत की खबर है उनके लिए। लेकिन इसके साथ ही
अदालत ने, सेशन कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को कई हिदायतें दी हैं। शर्तों के साथ मशरूत जमानत उन्हें दी गई है। तो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, जहां एक जानिब राणा जोड़े को इस हवाले से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज कशीदगी देखी गई। वो इसलिए कि मुंबई के कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर पर अजान देने को लेकर एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर बाद हम टीवी स्क्रीन पर बताएंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि लाउड स्पीकर पर जी हाँ, तो लाउड स्पीकर पर घमासान, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ राणा और हनुमान चालीसा का जो मामला है वो राणा जोड़े से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ उन्हें जमानत मिल गई है, मशरूत जमानत मिली है, तो दूसरी तरफ मुंबई के कुछ इलाकों में आज लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया है। चारकोप में फज्र की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनों ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया और वहीं नेरुल में भी मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा बजाया। नेरुल में ही एक मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश कर रहे एमएनएस कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। न सिर्फ एमएनएस कारकुनों बल्कि खवातीन विंग की कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया है। मुंबई से मुत्तसिल पनवेल इलाके में महानगर पालिका के दफ्तर के उक्कद में मौजूद 3 मस्जिदों में आज लाउड स्पीकर से अजान कहा जा रहा है कि नहीं दी गई। वहां भी पुलिस मुस्तैद है। वहीं मुंब्रा में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर, अमन कानून की बरकरारी को रखा जा सके। मीरा रोड और भेंदर में हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि लाउड स्पीकर पर एमएनएस की डेडलाइन मुकम्मल हो गई है। राज ठाकरे ने डेडलाइन 3 मई तक दी थी कि 3 मई तक अगर मसाजिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए या मसाजिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान दी गई तो मसाजिद के सामने वो लाउड स्पीकर के जरिए ही हनुमान चालीसा बजाएंगे। ऐसी ही तस्वीरें आज देखने को मिली। तो ताज़ा अपील के बाद भी महाराष्ट्र में इंतजामिया चौकस दिखाई दे रही है। हालांकि नोटिस भी जारी किया गया है उद्धव सरकार की तरफ से कि अगर कोई अमन कानून की बरकरारी के हवाले से रखना डालेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से कई रद्द-ए-अमल भी हैं, आइए सुन लेते हैं। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें। और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना, सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। आंदोलन क्या होता है, जो मुद्दा ही नहीं है उसके ऊपर कोई आंदोलन करेगा तो आप उसे आंदोलन कैसे कह सकते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। तो इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, कई खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। साथ ही इस वक्त मौजूदा हालात मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हैं, इस वाकयात को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वसीम का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, क्लाइड क्रेस्टो साहब हैं, जो कि एनसीपी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है। आपका इस्तकबाल करते हैं खबर खास का खबर दोपहर का हिस्सा बनने के लिए वेलकम करते हैं। वसीम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। मुंबई में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1100 से ज़ायद मसाजिद हैं, उसमें से 800 मस्जिदों के बाहर इंतज़ामिया ने पुलिस की नफरी तैनात कर रखी है। इस वक्त इलाके में जो हसास कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हो सकता है कि कशीदगी बढ़ जाए, जहां का ख्याल सरकार रख रही है, बताइएगा।
देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी भूमिका साफ कर दी थी और उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी हाल में 4 तारीख को अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे आह्वान किया था कि किसी भी मस्जिद के सामने अगर लाउडस्पीकर का उल्लंघन किया जाता है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वहां पर जोरदार तरीके से वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और वो साफ तौर पे कई मस्जिदों के बाहर देखने को भी मिला। कई ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में इस तरह की परिस्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। और जहां तक मुंबई की बात करें तो मुंबई के आसपास कई ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों पर पुलिस बंदोबस्त से पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। जहां मनसे कार्यकर्ता है उन्हें नोटिस दी गई। अब तक 18,000 से ज्यादा जो मनसे कार्यकर्ता है उन्हें 149 के तहत नोटिस दी गई है। इसके तहत सभी जो मनसे कार्यकर्ता उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। और मस्जिदों की अगर बात करें मुंबई में तो 1140 ऐसी मस्जिदें हैं जो रजिस्टर्ड है और साथ ही अब तक जो कानून है, नियम है, उसका पालन किया गया। 135 जो मस्जिद ऐसे हैं जहां पे अभी नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस पर हो सकता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं राज ठाकरे के घर के बाहर हूं। आप यहां पे जिस तरह से पूरी हलचल साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। यहां पे मीडिया के कई लोग यहां पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में यानी कि करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में राज ठाकरे बाकायदा यहां पे बात कर सकते हैं और वो मीडिया के सामने अपनी भूमिका रख सकते हैं। ये राज ठाकरे के घर के बाहर का दृश्य है और सभी मीडिया इसी बात का इंतजार कर रही है कि कुछ देर में जब राज ठाकरे मीडिया के सामने रूबरू होंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरह से पूरे राज्य भर में उन्होंने आह्वान किया था, देश के दूसरे जो हिंदू लोग हैं उनसे भी आह्वान किया था, उस बारे में भी उनकी क्या भूमिका है, इस आंदोलन को आगे किस तरह से लेके जाते हैं। सभी की निगाहें इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई कि जिस तरह से मनसे कार्यकर्ताओं का लगातार जो बड़े नेता है उनका यहाँ पे आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कई ऐसे कि राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज ठाकरे 1 से 1:30 बजे के बीच में मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी जो भूमिका है आगे रखेंगे, किस तरह से आगे वो इस पूरे मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आज देखना ये होगा कि राज ठाकरे क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये बार बार इंतबाह दिया गया, धमकी दी गई कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर सरकार ने मस्जिदों के ऊपर से नहीं हटाए तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। लिहाजा वो डेडलाइन खत्म हो गई है। अब MNS के कारकुनों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। वहीं पुख्ता इंतजामात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दावे किए गए हैं ताकि अमन और कानून की बरकरारी को बनाया जा सके। हमारे साथ NCP के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं क्लाइड साहब, जिनका हम रुख कर लेते हैं। क्लाइड साहब, ये बताइएगा, एक तरफ जहां डेडलाइन खत्म हो गई आज सुबह से ही, क्योंकि अजान दिन में 5 मरतबा, पूरे 24 घंटे में 5 मरतबा होती है। एक जब सुबह की अजान हुई उस वक्त देखने को मिला कि कई मकामात ऐसे हैं जहां पर हनुमान चालीसा बजाया गया। हालांकि आपकी सरकार ये कह रही है कि हमने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अमन और कानून की बरकरारी को रखा जा सके, बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी जगह से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि वहां पर कशीदगी हो सकती है। तो आपकी सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, कायदा कानून जो है उसका काम जो है हमारे गृह मंत्री जो है दिलीप वलसे पाटिल जी अच्छी तरह उस पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि ये डेडलाइन दे रहे हैं जैसे कि ये खुद एक कानून है या कोई कायदा व्यवस्था के बड़े सरगना है, इस तरह के डेडलाइन देते हैं। लेकिन जो नियम है, जो नियम के तहत लाउड स्पीकर लगाना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो उसको फॉलो करना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। और कायदा कानून जो है कायदे के दायरे में रहकर वो करना है और हम उस पर एक्शन लेंगे। हमारा होम डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार जो है उसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन इस तरह से जो वो बातें कर रहे हैं, इस तरह के जो एक ऐलान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कायदा जो है उसको उल्लंघन कर रहे हैं। अभी कुछ कायदे के बारे में तो सभी को क्लाइड साहब पता है, बार बार वो धमकी दिए जा रहे थे, हम सबको पता है। कहीं भी वो बातचीत कर रहे हैं वो धमकी दे रहे थे सरकार को कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देख लिया जाएगा। तो वही सूरत हाल है, फिर कहां आपने कार्रवाई की? वो तो धमकी पर धमकी देते जाते रहे। कार्रवाई तो शुरू आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग मनसे के कार्यकर्ता जो वहां धमकी दे रहे हैं या वो भोंगा लाउड स्पीकर लगा रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होते रहेंगी। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि राज ठाकरे की तरफ से इस तरह की जो धमकी दी जा रही थी बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वहीं पर उन्हें रोकना चाहिए ताकि वो इस तरह से कारकुनों देखिए कानून और कायदा आह्वान ना कर सके? आप सुन लीजिए मेरी बात, आप कायदा और कानून के अनुसार चलना चाहिए। वो जैसे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं,
बिना सोचे समझे जो कर रहे हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं, उस तरह तो हमारा सरकार नहीं करेगी। सरकार का काम कैसा है कि सोच समझकर कार्रवाई करे, उनकी तरह बिना सोचे समझे एक सेंसेशनलिज्म की तरह काम करना वो तो सरकार का काम नहीं है। तो कायदे के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुए हैं और कार्रवाई उन पर भी होगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो जो ऑब्जेक्शन है वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, यहाँ इलीगल लाउड स्पीकर लगे, तो जाके अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। आप सुबह उठकर अजान के वक्त अगर वो खुद को तकलीफ हो रहा है, कह रहे हैं, वो हनुमान चालीसा दुगने आवाज में बजाकर और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल, यही सवाल उठ रहा है कि जो एमएनएस है, क्या उस को अजान से लाउड स्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान से सिर्फ दिक्कत है या फिर नॉइज पोल्यूशन से दिक्कत है? क्योंकि जवाब में तो आप वैसा ही कर रहे हो जिसकी आप मुखालिफत कर रहे हो। इसीलिए एमएनएस लीडर को हमने मदऊ किया था ताकि वो अपना पक्ष या मौक़िफ़ रख सके, लेकिन उन्होंने इस बहस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। एमएनएस आज सड़कों पर नजर आ रही, शायद इसकी वजह ये समझी जा सकती है। एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, विनोद यादव साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनोद साहब, किसी रियासत में एक ऐसा मुद्दा जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है उसे टच किया जा रहा है, ना सिर्फ टच किया जा रहा है बल्कि इस ताल्लुक से धमकियां भी दी जा रही हैं, तो एक रियासती सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इस तरह का कोई लीडर अगर धमकी देता है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि भड़काने के आरोप भी उन पर लगाए जाते हैं कि अमन कानून की बरकरारी ना रहे या फिर उसमें रखना डालने के खिलाफ उन कार्रवाई की जाती है। तो आपको लगता है कि जैसा राज ठाकरे ने आह्वान किया या धमकी दी, उसके मुकाबले रियासती सरकार वैसा ही रवैया उनके खिलाफ इख्तियार कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के अधिकांश हिंदुओं को न तो अजान से कोई दिक्कत है, ना तो नमाज से दिक्कत है, और उसी तरह से इस देश के अल्पसंख्यक जो है, अकलियत के लोग हैं, उनको हनुमान चालीसा से भी दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मनसे कर रही है या राज ठाकरे की पार्टी कर रही है, वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रायोजित पूरा प्रोग्राम है। राज्य सरकार के संदर्भ में जो आपने सरकार के संबंध में जो आपने सवाल पूछा है, उसका यह है कि सरकार को थोड़ी सी कड़ाई बरतनी चाहिए जी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब राज ठाकरे ने कोई बड़ी भूमिका ली हो और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट नहीं हो। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इस महाराष्ट्र में मच्छी मारों का मुद्दा उठा के उन्होंने अकलियत के लोगों को ही टारगेट किया था। बाद में वो मुद्दा उत्तर भारतीयों पे शिफ्ट हो गया और महाराष्ट्र की विधानसभा में, इस देश में जहां पे अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, वहां पे एक हिंदी भाषी एमएलए अगर हिंदी में शपथ लेता है तो इन्हीं मनसे के विधायकों ने विधानसभा के अंदर उनके ऊपर हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी की थी जी। आज पहले उत्तर भारतीय टारगेट बने, फिर मुस्लिम बने, फिर गुजराती पार्टियां के मुद्दे पर गुजराती टारगेट बने, आज मुस्लिम है। तो इस सरकार को यह समझना चाहिए कि राज ठाकरे की जो पृष्ठभूमि है, पिछले उन्होंने जिस ढंग से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का काम किया है, उसके लिए तो उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए करना चाहिए। और मेरे ख्याल से औरंगाबाद पुलिस ने कोई केस भी दर्ज किया है, मनसे के लोगों के खिलाफ में नोटिस भी जारी हो रही है। तो राज्य सरकार की ओर से बता रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ देर पहले कहा कि 18,000 नोटिस जारी की गई हैं एमएनएस के कारकुनों को। इसके अलावा कुछ हिरासत का भी वो डेटा देने वाले हैं। क्लाइड साहब बताइएगा जरा अभी कितने लोग हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए, कुछ इस हवाले से बताएं, जानकारी दें। देखिए, मैं आपके डिबेट पर बैठा हूं तो ये जो कितने लोगों को अरेस्ट किया गया उसके तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक मुद्दा जो है विनोद जी ने बताया, वो मुद्दे के बारे में आपने कड़ाई नहीं की उतनी जितनी करनी चाहिए, सख्ती नहीं बरती उतनी। देखिए, ये जो है वो गृह सचिव के पास डिटेल होता है, वो मेरे पास डिटेल नहीं आएगा। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, कितने लोगों को अरेस्ट किया, नहीं, अरेस्ट करने की बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, आपने कहा कि आपके पास डेटा नहीं। एक सेकंड क्लाइड साहब, आपने कहा आपके पास डेटा नहीं, मान सकते हैं, अभी तक ना हो सकता है सरकार देगी तब आप लोगों को या गृह मंत्रालय देगा आपका, तब आपके पास आएगा। अभी विनोद साहब ने एक सवाल उठाया जो कि मैंने उनसे सवाल किया था। उन्होंने कहा कि जितनी सख्ती बरतनी चाहिए एमएनएस पर, रियासती सरकार ने उतनी सख्ती बरती नहीं, कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे एमएनएस के। नहीं बरती सना जी, आप देख रहे हैं, आपका चैनल ही दिखा रहे हैं, सख्ती बरती ने हम कल से आज बरती है ना, चालू है
सुन लीजिए बात मेरी बात, आप टोके ना प्लीज, आपसे नहीं, बोलिए, बोलने के लिए बुलाया है आपको। 2 दिन से हम ये जो मनसे के कार्यकर्ता है उनको नोटिस जारी की जा रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, तो आप कहां से कह रहे हैं कि वो सख्ती नहीं बरती जा रही है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई है, और देखिए ये मनसे जो है सोचे समझे जो काम करती है वो सरकार का काम नहीं है। सरकार सोच समझ कर काम करेगी, तो तनाव का माहौल नहीं पैदा करना है। ये वही चाह रहे हैं कि तनाव का माहौल पैदा हो, और हम चाह रहे हैं कि तनाव का माहौल नहीं पैदा हो। हम चाह रहे अमन और शांति से सब लोग रहे। ये कोई कारण नहीं था उनको ये मुद्दा उठाने का। आप मुझे बताइए, जैसे विनोद जी ने अभी बताया कि पहले मराठी में ही बोलो, ये करके बात कर रही थी। कल राज ठाकरे जी ने 3 भाषा में अपना पत्रक जारी किया, क्या जरूरत थी? अच्छा, कभी कहते हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी अल्पसंख्यक के खिलाफ, कभी बीजेपी को टारगेट करते, कभी योगी जी की तारीफ कर रहे। उनको खुद को पता नहीं उनको क्या चाहिए। इनको सिर्फ सेंसेशनलिज्म है और न्यूज में रहना चाहिए, उस तरह का। बाकी काम क्या कर रहे हैं बताइए आप। हमारे आपके पास लौटूंगी क्लाइड साहब, वक्त दूंगी आपको। हमारे नुमाइंदे राज ठाकरे की रिहाइशगाह के बाहर खड़े हुए, वहां पर भी हलचलें तेज है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो 1 से 1:30 बजे के करीब हो सकता है मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करें। वसीम में बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि आज के दिन काफी पुलिस के इंतजामात दिखाई दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के हवाले से। आप जहां पर हैं या फिर आपके आसपास इलाकों में आप इसका अमल देख पा रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है बताइएगा। जरूर देखा जाए तो जिस तरह से मुंबई पुलिस ने काम किया है, तो एक बड़ी दुर्घटना होने से रोका गया है। ये कहा नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि सख्ती जरूर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। क्योंकि 18,000 मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजना धारा 149 के तहत ये अपने आप में बड़ा नंबर है। ये जिस तरह से 2 दिन से लगातार राज ठाकरे की बयानबाजी चल रही है, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इस मुद्दे पर अपनी जो भूमिका साफ तौर पर रखे हुए। दिलीप वलसे पाटिल ने कुछ देर पहले शरद पवार जी से बात करी और उनसे इस बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पे चर्चा की गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से ना बिगड़े, इसका पूरी तरीके से यहाँ पे मुंबई पुलिस की तरफ से ख्याल जरूर रखा गया है। लेकिन अब भी कई ऐसी इलाके हैं जहाँ पे ये दुर्घटना देखने को मिली है कि सुबह के वक्त जब फजर की नमाज थी, उस दौरान जो मनसे ये कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं अजान का विरोध करते, अजान का कहे या फिर लाउड स्पीकर का कहे, उसका विरोध करते हुए साफ तौर पर दिखाई देने लगे। तो एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी इसका विरोध भी करी, तो कुछ नेता ये भी कह रहे कि ये धार्मिक मामला नहीं, ये सामाजिक मामला है। इस तरह की बातें करना, साथ ही एक ट्वीट करना राज ठाकरे का सरकार पर कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के पुराने जो वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने भाषण दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो रास्ते पे जो नमाज है उसे बंद कर देंगी। साथ ही इसकी वजह से फिर जो लाउड स्पीकर मस्जिदों के नीचे उतर जाएंगे। तो ये बताने की कोशिश की रही कि जो शिवसेना है, जो सत्ता में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई है, वो ये भूल चुकी है कि बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे पर क्या कहा था। अब ये ट्वीट आने के बाद राजनीति अलग दौर पर जाने लगी है। शिवसेना का कहना है कि जो बाला साहब ठाकरे ने मुद्दा उठाया था उसके बाद 2005 में कोर्ट ने अपना फैसला किया था। तो ये कई तरह की राजनीति का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन जिन इलाकों में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत है या फिर मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे तनाव पैदा हो सकता है, पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो तक कैंसिल कर दी गई। तो यहाँ पे खास करके मुंबई, अभी हम राज ठाकरे घर के बाहर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से उनके घर के आसपास किसी को जमा होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बताने की कोशिश करें कि आप अपनी जो हद दी गई है खास करके या बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बिल्कुल। तो इंतजामिया की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है कि किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटा जा सके और हालात को कशीदा होने से बचाया जा सके, क्योंकि ऐसा ही अल्टीमेटम दिया गया जिसके बाद सरकार की सख्ती दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वसीम जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। आपने कहा कि सख्ती नहीं बरती जा रही, जमीनी हकीकत हम लोगों को दिखा रहे हैं। साथ ही क्लाइड साहब ने कहा और मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी सरकार का काम करना, अगर वो कानूनी तरीके से काम करते हैं, वो सबसे अहम होता है। यहां पर अगर देखें इस केस में तो कानून का सहारा लेते हुए सरकार काम कर रही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार ने वो काम करना था जो नहीं किया, सख्ती के हवाले से जो आप बात कर रहे थे? देखिए, सख्ती का जो सवाल है, इस सभी को राज ठाकरे का बैकग्राउंड पता है। वो एक आक्रामक भूमिका लेते हैं, कई बार उससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं निर्माण होती है। ऐसा अतीत में जितना भी उन्होंने किया है उससे समझ में आता है। जी। सरकार को ये देखना चाहिए था कि जब वो 2000 वकीलों की फौज तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से मुंबई में एक समय अंडरवर्ल्ड हुआ करता था,
वो जी। ऑर्गेनाइज ढंग से क्राइम किया करता था। उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते थे, उसके अंदर वकील इन्वॉल्व होते थे, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते थे और क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व होते थे। आप ये समझने की कोशिश करिए कि महाराष्ट्र या देश में इस समय का वातावरण कैसा बनाया जा रहा है। और अगर खुफिया विभाग जो है मुंबई की, उसके पास कोई इनपुट पहले से थी राज ठाकरे के संदर्भ में या एमएनएस के संदर्भ में, तो उन्हें उसी समय औरंगाबाद की सभा से पहले ही कुछ करना चाहिए। वहां पे जिस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, राज्य सरकार को सीधे सीधे चैलेंज किया गया है जी। और पुलिस विभाग को भी चैलेंज किया गया है, और उसके बाद से ही पुलिस ने उस एविडेंस का आधार लेके मनसे के खिलाफ में कार्रवाई करना या नोटिस जारी करने शुरू की है। मुझे जो लगता है कि राज ठाकरे को अगर समय से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने रोका नहीं, तो ये जो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का इशू लेके चल रहे हैं, मुंबई को एक धार्मिक उन्माद के मुहाने पे लाके खड़ा कर देंगे। और अगर इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होगी तो उसके अंदर मासूम लोगों को ही नुकसान होगा। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आपका जवाब, विनोद साहब ने जो कहा उस पर आपका जवाब। ये चेता रहे हैं सरकार को कि अगर आप लोगों ने अभी सख्ती नहीं, कड़े कदम नहीं उठाए, हालांकि आप लोगों की तरफ से बार बार वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है कि अगर किसी तरह का भड़काऊ बयान दिया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। औरंगाबाद का केस इस हवाले से हमारे सामने है। देखिए सना जी, आप एक बात अपने जहन में रख दीजिए कि कार्रवाई होगी, लेकिन कायदे और कानून के हिसाब से, ताकि तनाव ना पैदा हो। देखिए वो चाहते हैं कि राज्य में, देश में तनाव पैदा हो। यहां अगर तनाव पैदा होगा तो देश भर में तनाव पैदा होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से संभाल कर कदम उठाए और कार्रवाई तो होगी। देखिए राज ठाकरे जी जो है वो कायदा और कानून से ऊपर नहीं, ना मैं और आप। इसीलिए जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये जो इसलिए देखिए, अभी आप मुझे पूछ रहे थे 18,000 नोटिस तो गए हैं, 18,000 नोटिस गए, 2 दिन से कार्रवाई शुरू है और अभी आगे भी शुरू रहेगी। और कहीं पर भी विनोद साहब कह रहे थे अगर नहीं रोका गया तो हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। रोका जाएगा ना, रोका जा रहा है और रोका आगे भी जाएगा। आप देखिए ना, कार्रवाई तो हो रही है। आपने कहा बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और सरकार पर सवाल जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त रहते अगर इस तरह की कार्रवाइयां की जाती या फिर सख्त कदम उठाए जाते तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बार बार धमकी आमेज बातें राज ठाकरे की तरफ से कही गई है। डेडलाइन खत्म हो गया, आज वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो देखना होगा फिर वो क्या धमकी आमेज बातें करते हैं या फिर उनके रवैये में थोड़ी नरमी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया क्लाइड साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की कमी है। विनोद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।